हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की डिटेल लेक्चर सीरीज में। जी हाँ, कंप्लीट डिटेल में हम अभी तक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ चुके हैं कि क्वालिटी पैरामीटर्स क्या होते हैं रॉ वाटर सप्लाई के, और साथ ही साथ उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, उसमें अलग अलग प्रोसेसेस पर हम अभी तक बात कर चुके हैं। जिसमें से हमारा अभी तक डिस्कशन हो चुका है कैसे स्क्रीनिंग की जाती है, क्या होती है, कैसे एरेशन किया जाता है, क्या होता है, कैसे सेडिमेंटेशन किया जाता है, क्या होता है, कंप्लीट थ्योरी पढ़ चुके हैं, कोएगुलेशन, एडिट, सेडिमेंटेशन पढ़ चुके हैं, कोएगुलेशन की पूरी मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं, कैसे कोएगुलेशन होता है, कितने तरीकों से किया जा सकता है, कितने कोएगुलेंट्स यूज होते हैं। लेकिन कोएगुलेशन प्रोसेस करवाते कैसे हैं, उसके लिए हमें पानी में कोएगुलेंट डालने के बाद हमें उसे मिक्स करने की जरूरत पड़ती है। बस आज उसी के बारे में जानने वाले हैं कि कैसे मिक्सिंग की जाती है, और फिर हम पढ़ने वाले हैं फ्लोकुलेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि ये जो आपको मंडे टू फ्राइडे क्लासेस मिल रही हैं, ये सारी क्लासेस कंप्लीट डिटेल में है, जिसमें कि मैं डेली आपको 4 बजे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं, डेली शाम को 5:30 बजे हर्षित सर आपको एफएम पढ़ा रहे हैं, डेली दिन में 12 बजे आपको क्यूएससी पढ़ाया जा रहा है हर्षित सर के द्वारा, और डेली शाम को 6:30 बजे रेलवे इंजीनियरिंग पढ़ाया जा रहा है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, सिर्फ इतना ही नहीं है, डाउट सेशन भी कंडक्ट कराए जा रहे हैं आपके। पूरे हफ्ते आप जितना पढ़ रहे हो उसमें कहीं पर भी कोई डाउट आता है, कितने भी डाउट आते हैं, हम उसे इन डाउट सेशंस में जो है वो एंटरटेन करेंगे। सैटरडे को लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन चलेगा आपका, साथ में डाउट सेशन भी चल रहे होंगे, इसी के साथ में डाउट सेशन भी होगा। हर संडे को मैराथन सेशन विल बी कंडक्टेड, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। एक मैराथन सेशन आपके दिमाग के हजारों तार खोल सकता है, कैसे वो इस मैराथन सेशन में आप आकर आपको पता करना पड़ेगा। चलिए, तो बात चल रही है कि भाई कोएगुलेंट पानी में डाला जाएगा, तो कोएगुलेंट पानी में जाके रिएक्ट किससे करेगा? एल्कलिनिटी से रिएक्ट करेगा। क्या बनाएगा? प्रेसिपिटेट बनाएगा। जब ये प्रेसिपिटेट बना लेगा तो ये प्रेसिपिटेट को मुझे नीचे बैठने से पहले पूरे पानी में फैलाना है। कैसे फैलाया जाए? मिक्सिंग करानी पड़ती है। मिक्सिंग हमारे पास जो है वो हम अलग अलग तरीकों से करा सकते हैं। पहले के टाइम पे मिक्सिंग बेसिस का इस्तेमाल होता था, आज की तारीख में मैकेनिकल मिक्सर्स का इस्तेमाल करते हैं। मिक्सिंग बेसिस जो होते हैं उन्हें दो नामों से जाना जाता है, मैकेनिकल मिक्सर्स भी उसी तरह दो नामों से जाने जाते हैं। जब बात की जाती है इनके बारे में तो एक एक करके देखते हैं मिक्सिंग बेसिस को। एक कहलाता है हमारे पास ओवर एंड अंडर टाइप। ये जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये आपके पास आपका एक साइड व्यू है। क्या है? एक ये आपका साइड व्यू है। ये हो गया आपका इनलेट। तो इस इनलेट के थ्रू जब पानी आगे जाएगा हमारे पास इस टैंक के अंदर, तो जरा टैंक का फ्लो पैटर्न देख लो आप। पानी यहां पर आया, इसके वेफल वॉल के नीचे से गया, फिर ऊपर चढ़ेगा, फिर नीचे जाएगा, तो ये बनता है हमारे पास, यहां से आएगा इसके ऊपर, मतलब ओवर, ओवर एंड अंडर, ओवर एंड अंडर, ओवर। तो जब वर्टिकल प्लेन में फ्लो होता है हमारे पास, उसे ओवर एंड अंडर टाइप का फ्लो कहा जाता है। साइड व्यू में हमें ऐसा टैंक दिखाई देगा। इस मिक्सिंग बेसिन को नाम दे दिया गया ओवर एंड अंडर टाइप मिक्सिंग बेसिन। क्यों ऐसा? क्या 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 होगा? यहां पर पानी ऐसे ऐसे फ्लो करेगा तो टर्बुलेंस क्रिएट होगा। टर्बुलेंस की वजह से मिक्स हो जाएगा हमारे पास अच्छी तरीके से हमारा पूरा का पूरा कोएगुलेंट पानी के अंदर। जब यहां से बाहर निकालेंगे तो कहां जाएगा? तो जाएगा हमारे पास इनटू द फ्लोकुलेशन चैम्बर। मिक्सिंग करने के बाद फ्लोकुलेशन चैम्बर में भेज दो। हमारे पास ये जब मिक्सिंग चल रही है तो ओवर एंड अंडर टाइप के जैसा ही दिखने वाला एक और हमारे पास टैंक होता है, रेफर्ड एज, क्या कह सकते हैं इसको? इसे कहते हैं अराउंड एंड एंड टाइप। अराउंड एंड एंड टाइप के अंदर क्या होगा? तो बात बड़ी सिंपल सी है। आपके पास ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है एक प्लान व्यू। क्या दिखाई दे रहा है? एक प्लान व्यू। बात जरा ध्यान से समझिएगा कि प्लान व्यू में आपके पास फ्लो ऐसे ऐसे हो रहा है, मतलब ये फ्लो ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे। इसके अंदर फ्लो रहा है ऐसे ऐसे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है। पिछली बार वर्टिकल प्लेन में हो रहा था।
तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा तो कैसा होगा, इसके ऐसे आसपास घूमता जाएगा अराउंड और फिर कोने तक जाएगा, फिर अराउंड फिर कोने तक जाएगा। तो अराउंड एंड एंड, अराउंड एंड एंड, अराउंड एंड एंड, अराउंड एंड एंड टाइप का फ्लो बनता है। इसमें काफी ज्यादा टर्बुलेंस क्रिएट हो जाता है। तो हमारे पास यहां पर अराउंड एंड एंड टाइप में प्लान व्यू में टैंक को देखना पड़ता है। हॉरिजॉन्टल फ्लो में हमारे पास यहां पर मिक्सिंग मशीन टर्बुलेंस क्रिएट होता है। लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो हमारे पास अनकंट्रोल्ड बेसिन होते हैं। ये हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, सब कुछ अपने आप होगा। तो सब कुछ अपने आप होगा तो हमें जैसी इफेक्टिव मिक्सिंग चाहिए क्या वो करवा पाएंगे? नहीं, क्योंकि हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। अगर अनकंट्रोल होता है तो प्रॉपर मिक्सिंग इज नॉट अचीव्ड, हैंस नॉट यूज वाइडली। तो फिर क्या करोगे? फिर हम यूज करेंगे हमारे मैकेनिकल मिक्सर्स को। मैकेनिकल मिक्सर्स भी कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेंगे। होगा क्या, टैंक होगा, शाफ्ट लगी होगी, ब्लेड लगाई गई होगी और यहां से हमारे पास जो है वो हमारा ये पूरा का पूरा मिक्सर जो है वो काम करेगा। अब बात करते हैं यहां पर कि इस मिक्सर के अंदर अगर ये शाफ्ट वर्टिकल है तो इसे कहते हैं वर्टिकल शाफ्ट मैकेनिकल मिक्सर। अगर ये शाफ्ट हॉरिजॉन्टल होती तो यहां पर ब्लेड लगी होती, ब्लेड ऐसे घूमती, ब्लेड ऐसे घूमती तो भी मिक्सिंग तो होती ना, मिक्सिंग तो हो जाती। हमें सिर्फ घुमाना चाहिए, कैसे भी घुमाओ। तो दोनों ही तरीके से हमारे पास काम हो जाता है। यहां पर हमारे पास दोनों में बोथ आर इफेक्टिव एंड efficient in mixing कोएगुलेंट इन वाटर। तो पानी में कोएगुलेंट को मिक्स करने में दोनों ही इफेक्टिव और एफिशिएंट होते हैं। कैसे काम करते हैं ये, इन पर जरा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। हमारे पास जब हम मिक्सिंग कराएंगे तो मिक्सिंग कैसे कराओगे भाई? जरा इमेजिन करना सिचुएशन को, तुम्हारे घर में मिक्सी है, मिक्सी के जार में तुमने बहुत सारा इंग्रेडिएंट डाल दिया चटनी बनाने के लिए। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, ये आपका जार है, आपने जैसे इस जार को मिक्सी के ऊपर फिक्स किया, जैसे आपने बटन चालू करी इतने में लाइट चली गई, पावर कट हो गया। क्या करोगे अब? आपने वो जार निकाला फिर से मिक्सी में से, नीचे ब्लेड को हाथ से घुमाना चालू कर दोगे, क्यों? चटनी तो बनानी है ना। अच्छा, इसको हाथ से घुमाने पे क्या क्या पता चलेगा? क्या मिक्सिंग हो पाएगी? नहीं। क्या वो सारी चीज एकदम कट पीट के बारीक हो पाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि जब तुम हाथ से घुमा रहे हो तुम पावर बहुत कम दे पा रहे हो। जब कम पावर दोगे तो ब्लेड भी उतनी ही आराम से घूमेगी। जितनी आराम से घूमेगी इसे कहते हैं इतनी लेसर इंटेंसिटी ऑफ मिक्सिंग। तो जरा सोच के देखो, जितनी आराम से वो ब्लेडें घूमेंगी, क्या उतनी आराम से घूमने पर अंदर की सब चीजें बहुत आसानी से कट पीट के बिल्कुल बारीक हो पाएगी, एकदम पीस जाएगी? नहीं होता ऐसा, ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन जैसे ही बिजली आ जाएगी, तुम फिर जो जार को रखोगे, मिक्सी चालू करोगे, पूरी तरीके से घूम जाएगा। इतनी तेज ब्लेड घूमती है, उसे कहते हैं हायर इंटेंसिटी ऑफ मिक्सिंग। जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, अगर उसमें मान लो एक लहसुन की कली ही क्यों ना पड़ी हो, एक लहसुन की कली है, ब्लेड इतनी तेजी से घूम के आती है लहसुन की कली के ऊपर कि इतनी तेजी से यहां से निकलती है कि लहसुन की कली आधी हो जाती है, आधी साथ में चली जाएगी, पीस जाएगी पूरी तरीके से, आधी वहीं पड़ी रह जाएगी। कभी कभी देखने को मिलता है ऐसा। तो आप सोचो, अगर एक कंबाइंड पार्टिकल को ही ब्लेड इतनी तेजी से आती है कि उसे आधा करके लेके चली जाती है, तो आप सोचो दो पार्टिकल जो पास पास पड़े हैं, अगर इसमें से इस वाले पार्टिकल के ऊपर, इस वाले पार्टिकल पर ब्लेड आई और इसे घुमा के लेके चलेगी, इसको तो हवा भी नहीं लगेगी, इसको हवा भी नहीं लगेगी और ये इतनी तेज से चला जाएगा, इन दोनों के बीच में वेलोसिटी का डिफरेंस कुछ ज्यादा ही हो जाता है। तो जितना ज्यादा वेलोसिटी का डिफरेंस क्रिएट कर पाते हैं हम दो पार्टिकल्स के बीच में, जो कि बहुत पास रखे क्यों ना हो, जितना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर पाते हैं उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ मिक्सिंग कहलाती है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर मैंने ये एक शाफ्ट लिया, ये एक शाफ्ट लिया, इससे मैंने ये ब्लेड्स को कनेक्ट किया और इन ब्लेड्स को मैं घुमाता हूं, इन ब्लेड्स को मैं घुमाता हूं,
n आरपीएम से नंबर ऑफ राउंड हमारे पास, नंबर ऑफ रोटेशन पर मिनट हम कितना लेकर चल पा रहे हैं, जैसे घुमाऊंगा तो ये ब्लेड घूमना चालू करेंगी। जब ब्लेड घूमना चालू करेंगी तो इन ब्लेड की वजह से क्या होगा, जो दो पार्टिकल है मेरे पास कुछ x डिस्टेंस पर सेपरेटेड, ये दोनों ही पार्टिकल में क्या देखने को मिलेगा, ये ऊपर चलेगा v1 स्पीड से, ये शायद तक अगर बहुत करीब है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिस्टेंस मूव कर जाए कुछ छोटी वेलोसिटी से, जिसे नाम दे दिया v2 के बराबर। तो यहां पर मेरे पास इन दोनों पार्टिकल में जो कि बहुत पास हो, जितनी ज्यादा वेलोसिटी का डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इन बिटवीन देम, उसी को कहा जाएगा उसके इंटेंसिटी ऑफ मिक्सिंग, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है g से, वेयर g इज रेफर्ड एज v1 माइनस v2 होल डिवाइडेड बाय x के बराबर। इसी g को कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मिक्सिंग या फिर टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट जब बात आती है ना, वेलोसिटी ग्रेडियंट हम कहते हैं स्लोप है, स्लोप को भी ग्रेडियंट कहते हैं। मतलब क्या हुआ, x चलने पर कितना y में चेंज आया, यही देखा जाता है। सेम चीज यहां पर है, पार्टिकल के कितने दूर होने पर वेलोसिटी में कितना चेंज आया, उसको बोला वेलोसिटी ग्रेडियंट, बात एक ही है। तो हमारे पास यहां पर टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट g, द टर्म यूज्ड टू डिफाइन द इंटेंसिटी ऑफ मिक्सिंग इज रेफर्ड एज टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट which describes the relative velocity between the particle relative velocity define करता है which are in mixing tank and are separated by a distance when they are getting mixed in it। कितने डिस्टेंस सेपरेटेड है यहां पर, अगर जरा इनको हम बात करें तो ये हमने जो सोचा है ये कंप्लीट प्रैक्टिकल है। क्या है ये, कंप्लीट प्रैक्टिकली। तो अगर इसकी यूनिट पर ध्यान दिया जाए तो यूनिट हमारे पास क्या होगी, इसको जरा देखिएगा, वेलोसिटी का डिफरेंस है, यूनिट क्या बनेगी, मीटर पर सेकंड। बात करता हूं डिस्टेंस है, यूनिट क्या बनेगी, मीटर में, कैंसल आउट हो जाएंगे, यूनिट क्या बचेगी हमारे पास, जी को हम कह सकते हैं एक्सप्रेस्ड इन सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स में इसको एक्सप्रेस किया जाता है हमारे पास। ये तो ही कहानी कि भाई इंटेंसिटी ऑफ मिक्सिंग क्या होता है। अगर हम बात करें कि हमारे पास मैथमेटिकली जी को कैसे समझा जाएगा, तो जी विल नाउ बी रेफर्ड एज अंडर रूट ऑफ पी अपॉन म्यू इंटू वी के बराबर। जहां पर पी होता है हमारे पास पावर इनपुट इन दी शाफ्ट, जो हम ब्लेड चला रहे हैं ना, जो मतलब घुमा रहे हैं मिक्सी के अंदर, तो पावर देनी पड़ेगी ना, मोटर से पावर देनी पड़ेगी। कितनी पावर दी आपने, उसे कहते हैं पावर इनपुट इन शाफ्ट, न्यूटन मीटर पर सेकंड में इसे समझा जा सकता है। डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड हमारे पास न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में, और v इज द वॉल्यूम ऑफ द टैंक इन मीटर क्यूब। तो हमारा जो ये टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट है g, अगर मैं इसका यूनिट का एनालिसिस करूं तो जरा देखिएगा, व्हाट कैन बी रेफर्ड एज g इक्वल टू, पावर की यूनिट है न्यूटन मीटर पर सेकंड, डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम ऑफ टैंक की यूनिट है हमारे पास मीटर क्यूब। क्या कैंसल आउट हो जाएगा इसमें से, अब इसमें से हमारे पास कैंसल आउट हो जाएगा, न्यूटन से न्यूटन कैंसल आउट हो जाएगा, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब जाएगा, बचेगा हमारे पास सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास वन बाय सेकेंड स्क्वायर वुड कम आउट टू बी इट्स यूनिट रूट ऑफ वन बाय सेकेंड स्क्वायर, जो कि बनता है g इक्वल टू वन बाय सेकेंड। तो हमारे पास ये बनती है इसकी यूनिट। एक और भी चीज ध्यान देनी चाहिए हमें कि यहां पर हमारे पास जब मैं बात करता हूं तो g की प्रोपोर्शनलिटी जरा देखिएगा। अगर कल को हमारे पास g बढ़ता है या फिर हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग जी, पहला फैक्टर है हमारे पास, जरा आप देखिएगा, अगर हमारे पास डायनामिक विस्कोसिटी, अगर हमारे पास डायनामिक विस्कोसिटी बढ़ती है तो सोचिएगा जरा, कोई टैंक है
उसमें आपने कोई ऐसा लिक्विड ले लिया जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, तो क्या आप उसे अब ज्यादा तेजी से घुमा पाओगे? नहीं, इंटेंसिटी ऑफ मिक्सिंग कम हो जाएगी। तो इफ म्यू इज मोर, इंटेंसिटी ऑफ मिक्सिंग कम हो जाएगी और रिलेशनशिप वहां से दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, हमारे पास यहां पर अगर हम बात करें इसके अलावा, इफ आई से अगला रिलेशनशिप देखो, अगर टैंक का वॉल्यूम बढ़ गया तो, अगर टैंक का वॉल्यूम बढ़ा दिया तो उतनी ही पावर देके उसी इंटेंसिटी ऑफ मिक्सिंग, मतलब उतनी पावर देके उसी लिक्विड में अगर आपने मिक्सिंग कराना चालू करी, वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो उतनी ही इंटेंसिटी ऑफ मिक्सिंग से भी क्या अच्छी तरह से मिक्स हो पाएगा? नहीं, अब कम हो जाएगा वो। तो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मिक्सिंग जो है वो कम हो जाएगी। अगर आपने जिस मिक्सी को आप घुमा रहे हो, पावर दे रहे हो, 1 स्पीड 2 स्पीड 3 स्पीड तेज करते चलोगे, मिक्सिंग तेज होती चली जाती है। हमारे पास अगर पावर बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी ऑफ मिक्सिंग जो है वो हमारे पास बढ़ जाएगी। ये बातें जो है वो आप ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं, हमारे पास यहां पर जब ये जी की बात चल रही है, तेजी से घुमाओगे, तेजी से घुमाओगे तो कहलाएगा हायर इंटेंसिटी ऑफ मिक्सिंग, धीरे धीरे घुमाओगे तो कहलाएगा लोअर इंटेंसिटी ऑफ मिक्सिंग। अब जरा सोचो, आप पहले इमेजिन करना सिचुएशन को, ठीक है? तुम्हें एक्चुअली में करना क्या है, आपके पूरे के पूरे कोएगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन में करना क्या है? तुमने पानी में डाला कोएगुलेंट, और कोएगुलेंट डालते ही उस कोएगुलेंट को पानी में रिएक्ट करवाना है एल्कलिनिटी के साथ, और एल्कलिनिटी से जब वो रिएक्ट कर ले तो बनाएगा प्रेसिपिटेट, जो कि होता है चिपचिपा। अगर आपने उसे एज इट इज बनते नीचे बैठने दिया तो वो तो नीचे बैठ जाएगा। पानी में से टर्बिडिटी का रिमूव हुई, सेडिमेंट पार्टिकल का रिमूव हुए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे ही कोएगुलेंट डाला, ये कर रहा था रिएक्ट, हमने लगा दिया नीचे से मिक्सर, तेजी से मिक्स कर दिया, पूरे पानी में फैला दिया। क्यों फैलाया? यार पूरे पानी में फैलाना पड़ेगा ना, पार्टिकल तो छोटे छोटे जिनको नीचे बिठाना था, तो हमने इस कोएगुलेंट को पूरे पानी में फैला दिया। क्या हुआ उससे? उससे ये चिपचिपा पदार्थ इतने छोटे छोटे पार्टिकलों में पूरे पानी में फैल जाएगा, जिससे क्या होगा, हर जगह पर जितने भी सेडिमेंट पार्टिकल है वो सब इससे चिपक जाएंगे। एक बार जब ये चिपक जाए, उसके बाद हमें इन सबको वापस से इकट्ठा करना पड़ेगा, ताकि हम इन सबको एक साथ चिपका चिपका कर बड़ी साइज का बनाकर नीचे बिठा सके। तो पूरी जो प्रोसेस है ना कोएगुलेशन और फ्लोकुलेशन की, इसमें फास्ट मिक्सिंग और स्लो मिक्सिंग कॉन्सेप्ट है। अब जरा इमेजिन करिएगा सिचुएशन को, फास्ट मिक्सिंग करते हैं ना तो ब्लेड का इंपैक्ट बहुत तेजी से पड़ता है, बहुत तेजी से पड़ता है। तो जो फ्लॉक बनते हैं ना, वो फ्लॉक बनते हैं हमारे पास डेंस फ्लॉक बनते हैं। क्या बनते हैं? डेंस बनते हैं। जब जब तेजी से मिक्सिंग कराओगे, इंपैक्ट तेज पड़ेगा, और इंपैक्ट तेज पड़ेगा तो उस कारण से हमारे पास डेंसनेस ज्यादा बनेगी। अगर आराम आराम से मिक्स कराओगे ना, तो आराम से आया, कोई डेंसनेस नहीं, कोई वॉइड नहीं निकलेंगे इनके बीच में, ये इससे चिपक जाएगा, ये इससे चिपक जाएगा, ये इससे चिपक जाएगा, हमारे पास डेंसनेस क्रिएट नहीं होगी। जितनी ज्यादा तेजी से मिक्सिंग करोगे उतना डेंस फ्लॉक बनेगा, उतना ठोस बनेगा। जितना आराम आराम से मिक्स करोगे वो सिर्फ चिपकते चले जाएंगे, डेंसनेस क्रिएट नहीं होगी। लेकिन अब जरा सोचिएगा, जैसे ही कोएगुलेशन टैंक में कोएगुलेंट डाला, तुमने यहां से रिएक्शन करवा ली एल्कलिनिटी के साथ, और नीचे से तुमने तेज घुमाना चालू कर दिया। तेज क्यों घुमा रहे हो? क्योंकि पूरे पानी में फैलाना है। लेकिन कब तक सर? 1 दिन 2 दिन 10 दिन कब तक करेंगे? अरे कब तक नहीं करना है, कुछ सेकंड भर करना है। क्योंकि किसी चीज को फैलाने में समय तो खाली सेकंडों का लगता है, उसके बाद तो तुम चाहे वो 10 साल तक भी करते रहोगे तो वो वैसे ही चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई अंतर ही नहीं आना है, तुम्हें सिर्फ पानी में फैलाना था। जो पानी में फैल गया एक बार, उसके बाद रोक दो वाला काम। कोएगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन में, कोएगुलेशन प्रोसेस के अंदर जी की वैल्यू रखी जाती है हमारे पास ज्यादा, सॉरी डिटेंशन टाइम की वैल्यू रखी जाती है कम, और जी की वैल्यू रखी जाती है ज्यादा। जी ज्यादा मतलब तेजी से मिक्स करेंगे ताकि पूरे पानी में फैल जाए, डिटेंशन टाइम कम मतलब बहुत कम समय के लिए मिक्सिंग करेंगे ताकि वो पूरे पानी में फैल के अपना दूसरा काम कर सके। फ्लोकुलेशन प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है वो आगे डिस्कस करते हैं, जरा देखिएगा।
कोएगुलेशन प्रोसेस में फास्ट मिक्सिंग रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि कोएगुलेंट को पूरे टैंक में फैलाना है। तो इसके लिए हम जी की वैल्यू रखते हैं ज्यादा, ताकि पूरे टैंक में फैल सके, और हायर वैल्यू जी बताती है कि भाई फ्लॉक आपके डेंस बनेंगे। फॉर अटेनिंग द स्मॉलर साइज ऑफ फ्लॉक टू स्प्रेड इन होल टैंक, हमारे पास छोटी साइज के फ्लॉक पूरे टैंक में फैलाने के लिए हमने ये हायर वैल्यू रखी हमारे जी की। एंड वी कीप द वैल्यू ऑफ टीडी एज वेरी लेस। टीडी मतलब डिटेंशन टाइम बहुत कम रखा जाता है। क्यों? ताकि अपना काम जितने में हो सके उतना करेंगे। हमारे पास फ्लोकुलेशन टैंक में जस्ट इसका उल्टा है, जो पार्टिकल पूरे टैंक में फैले हुए हैं उनके वापस लेकर आना है। तो वापस लाने के लिए अगर तेज मिक्स कर दोगे तो वो तो फैलते चले जाएंगे ना, वापस नहीं आएंगे। इसलिए इंटेंसिटी ऑफ मिक्सिंग स्लो करेंगे, मतलब जी की वैल्यू कम रखेंगे। लेकिन क्या 5-10 सेकंड में सारे पार्टिकल वापस आके चिपक जाएंगे? नहीं, समय लगता है, 15-20 मिनट समय लगता है। घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे, कोई इससे मिला कोई उससे मिला कोई इससे मिला, ऐसे मिल मिल के बहुत देर बहुत टाइम लगेगा। तो टीडी रखा जाता है ज्यादा, जी रखा जाता है कम, ताकि हमारे पास वो सब आपस में कंबाइन हो सके। तो फॉर फ्लोकुलेशन प्रोसेस जो न्यूट्रलाइज पार्टिकल थे आर नीडेड टू बी ब्रॉट टुगेदर बाय स्लो मिक्सिंग। स्लो मिक्सिंग रेफर्स टू लेसर वैल्यू ऑफ जी एंड जी डिफाइंस द डेंसनेस ऑफ पार्टिकल, सो दिस पार्टिकल विल बी लाइटर एंड नॉट डेंसर। थोड़े हल्के रहेंगे, लाइटर मतलब जो है वो डेंसनेस कम आ पाएगी, क्योंकि इनके अंदर जो है वो इंटेंसिटी ऑफ मिक्सिंग कम है। फॉर अटेनिंग लार्जर साइज ऑफ फ्लॉक इन दी फ्लोकुलेशन टैंक, बड़ी साइज के चाहिए, मिक्सिंग देर तक करनी पड़ेगी। तो हमारे पास यहां पर अगर हम बात करें कि हमारे पास जब हमारा डिटेंशन टाइम डिफाइन करता है साइज ऑफ द फ्लॉक को, हमारा डिटेंशन टाइम डिसाइड करता है साइज ऑफ द फ्लॉक को, तो आपको यह ध्यान देना है कि आपके पास आपका जो जी है वो आपके फ्लॉक की डेंसनेस को डिफाइन करता है। जी ज्यादा, अब जरा देखिएगा, अगर आपने जी ज्यादा रखा तो डेंसर फ्लॉक विल बी फॉर्म्ड, कुछ ऐसे दिखाई देंगे, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। अभी सिर्फ जी पे ध्यान देना है। जी ज्यादा मतलब डेंसनेस बनेगी, चाहे छोटे फ्लॉक बने चाहे बड़े बने, बनेंगे डेंसर। जी कम रखोगे तो फ्लॉक लाइटर बनेंगे, चाहे वो बड़े बने चाहे छोटे बने, अंदर इनके वॉइड होने के चांसेस है, डेंसनेस अच्छी नहीं आएगी, ठोस बिल्कुल नहीं बनेंगे और ऐसे फैले हुए दिखाई देंगे। तो हमारे पास ये जी का कार्य, जी की पूरी कंडीशन है। लेकिन अगर डिटेंशन टाइम में कुछ चेंजेस आए, डिटेंशन टाइम कम रखोगे तो छोटे फ्लॉक बनेंगे, छोटे फ्लॉक बनेंगे, छोटे कैसे बने, डेंस बने या लाइटर बने, फर्क नहीं पड़ता। टाइम कम रखोगे तो छोटे ही बन पाएंगे, टाइम ज्यादा कर दोगे तो बड़े बन जाएंगे। बड़े बनना या छोटे बनना बताता है टीडी, डेंस बनना या लाइटर बनना बताता है जी। सिर्फ ये कंडीशन है, अभी सिर्फ इतना जानने हो। अब अगर मैं मान लो बात करूं आपसे कि हमारे पास यहां पर मुझे मेरे कोएगुलेशन टैंक में करना क्या है, मुझे छोटे छोटे पार्टिकल पूरे पानी में फैलाने हैं, तो जी ज्यादा रखना पड़ेगा। पूरे पानी में फैलाना है तो जी मुझे ज्यादा रखना पड़ेगा। जी ज्यादा रहता है तो मुझे मिलते हैं मेरे डेंसर फ्लॉक, ठीक है। और वहीं पर अगर मान लो मैं कह दूं डिटेंशन टाइम कम रखता हूं, डिटेंशन टाइम कम रखता हूं तो फ्लॉक मिलते हैं छोटे, डिटेंशन टाइम कम रखता हूं तो फ्लॉक मिलते हैं छोटे। वहीं पर अगर मान लो फ्लोकुलेशन टाइम की बात करूं, क्या चाहिए मुझे, बड़े पार्टिकल चाहिए, बड़े पार्टिकल चाहिए तो जी मुझे थोड़ा स्लो करना पड़ेगा। जी अगर स्लो रखा तो फ्लॉक कैसे बनेंगे मेरे पास, जी अगर छोटा रखा तो कैसे बनेंगे, लाइटर बनेंगे। ठीक है। और वहीं पर अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई ज्यादा लंबे समय तक करोगे, अगर ज्यादा लंबे समय तक करोगे तो फ्लॉक कैसे बनेंगे, लार्जर साइज के बनेंगे। तो यही तो चाहिए मुझे मेरे टैंक में, कोएगुलेशन टैंक में मुझे क्या चाहिए, फ्लोकुलेशन टैंक में मुझे क्या चाहिए, ये दोनों बातें आपको जो है वो ध्यान रखकर चलनी पड़ेगी। ठीक है। इसी को बेसिकली हम जी और टीडी को मिक्स करके हमारे कोएगुलेशन टैंक की और फ्लोकुलेशन टैंक की डिजाइनिंग पर काम करते हैं। चलिए आइए बात करते हैं। तो दिस इज आर बेसिकली दी कंप्लीट स्कीमेटिक व्यू ऑफ दी फ्लोकुलेशन और कोएगुलेशन टैंक।
ठीक है, तो यहां पर हम बेसिकली करेंगे क्या, ये जो हमारे पास यहां पर इनलेट हो रहा है, ये जो हमारे पास यहां पर इनलेट हो रहा है, ये है इनलेट, और यहां से फिल्ट्रेशन यूनिट में बाहर जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, ये है हमारी कोएगुलेशन यूनिट। क्या है हमारे पास, ये कोएगुलेशन यूनिट। यहां पर हमारे पास होगा क्या, कोएगुलेशन यूनिट के अंदर हमारे पास जी की वैल्यू ज्यादा रखेंगे और हमारे पास डिटेंशन टाइम जो है वो कम रखेंगे। फिर यहां से हम स्लो मिक्सिंग वाले केस में आ जाएंगे, जहां पर हमारे पास इसे हम कह रहे हैं फ्लोकुलेशन यूनिट। फ्लोकुलेशन यूनिट के अंदर हमारे पास हम रखेंगे जी को कम और रखेंगे डिटेंशन टाइम ज्यादा। तो यहां पर हमारे पास फ्लॉक जो बनेंगे, ये बनेंगे छोटे और डेंसर। इन्हीं को आगे जाकर कंबाइन करना चालू कर देंगे यहां पर, तो बन जाएंगे बड़ी साइज के, और फिर ये हमारे पास सेडिमेंटेशन टैंक में यहां पर बैठना चालू कर देंगे। ठीक है, तो ये जो पूरा यूनिट है इसे कहा जाता है क्लेरी फ्लोक्यूलेटर। क्या कहा जाता है इसे, क्लेरी फ्लोक्यूलेटर, जिसके अंदर हमारे पास कंप्लीट कोएगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन की पूरी प्रोसेस खत्म हो जाती है। बात ध्यान रखिएगा, द क्लेरी फ्लोकुलेटर क्या है, द प्रोसेस इन विच कोएगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन आर डन इन सेम चेंबर इज रेफर्ड एज क्लेरी फ्लोकुलेशन। पूरा एक सिस्टम में कनेक्टेड होकर करते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट है लार्ज एंड डेंस फ्लॉक। लार्ज से क्या होगा, साइज बड़ी होगी, डाया बड़ा हो जाएगा। डेंस से क्या होगा, वेट बढ़ जाएगा। बिकॉज सेटलिंग वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड स्क्वायर ऑफ डाया ऑफ पार्टिकल। तो ऐसे केस में हमारे पास हम इजीली हमारे फ्लॉक को नीचे सेटल डाउन करा सकते हैं। Therefore, we vary the value of G and TD throughout the tank so that we get larger and denser flocks in the end। हमें ऐसा मिल जाए। हमारे पास अगर हम बात करते हैं डिजाइन डाटा फॉर द कोएगुलेशन फ्लोकुलेशन टैंक, तो G की वैल्यू ज्यादा होती है कोएगुलेशन में, जो कि 300 सेकेंड इनवर्स के बराबर तक जाती है। G की वैल्यू फ्लोकुलेशन में थोड़ी कम होती है, जो कि 10 से 75 सेकेंड इनवर्स तक जाती है। वहीं पर डिटेंशन टाइम की वैल्यू कोएगुलेशन टैंक में 30 से 60 सेकंड तक ही जाती है, और डिटेंशन टाइम की वैल्यू फ्लोकुलेशन चैम्बर में थोड़ी बढ़ जाती है, जो कि हमारे पास 10 से 30 मिनट्स के बराबर तक जाती है। हमारे पास ये वैल्यू जो है वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट फॉर डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चंस। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, पावर इनपुट शुड बी 1 to 3 वॉट्स पर आवर पर मीटर क्यूब। अब ये हमें बात ध्यान रखनी है कि ये जो दो पॉइंट है हमारे पास, दीज आर द 2 पॉइंट्स, दीज आर फॉर द कोएगुलेशन टैंक। कोएगुलेशन टैंक। अब इसकी पूरी डिजाइनिंग को आप एक बार समझने की कोशिश करिएगा। क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, जरा ध्यान दीजिएगा।
आपने इन ब्लेड्स को n राउंड्स मतलब आरपीएम के हिसाब से आपने जो है वो इन्हें रोटेट कराया, तो हमारे पास हमारी ब्लेड की, हमारी इस ब्लेड्स की जो टिप होती है, इस टिप पर जो वेलोसिटी होती है इसे कहा जाता है वेलोसिटी एट टिप। ठीक है, इसे कहा जाता है वेलोसिटी एट टिप। ठीक है, वहीं पर इन्हें बेसिकली पेडल कहा जाता है, तो इसके सेंटर पे जो वेलोसिटी होगी उसे कहा जाएगा वेलोसिटी ऑफ पेडल। क्या कहा जाएगा उसे? वेलोसिटी ऑफ पेडल। अच्छा, इसको जब हम घुमाते हैं तो इसी के साथ साथ आसपास के जो लिक्विड है उसके अंदर भी रोटेशन आ जाता है, तो उसकी भी कुछ एक वेलोसिटी होती होगी विच इज रेफर्ड एज वेलोसिटी ऑफ वाटर। वेलोसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, हमारे पास जो इसके आसपास शायद तक घूम रहा होगा, रोटेशन में होगा, उसकी हम बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं आपसे कि मेरे पास यहां पर ये जो मेरे पास यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर ऑफ द ब्लेड्स और हमारे पास शाफ्ट से, इसे कहते हैं रेडियस। हमारे पास रेडियस कह लो, डिस्टेंस कह लो, और अगर आप यहां से लेके टिप ऑफ द ब्लेड तक जाना चाहते हो तो इसे हम कह देते हैं आर नोट के बराबर। आपने ये मान के चलिएगा कि यहां पर जो आपके पास ये ब्लेड है, इस ब्लेड की आपको यहां पर दिखाई दे रही है विड्थ। ठीक है, इसकी लेंथ भी होगी, जरा ध्यान समझिएगा। ये शाफ्ट है, ये ब्लेड लगी है, तो तुम्हें मैंने ब्लेड का सिर्फ ये वाला हिस्सा दिखाया है जिसमें तुम्हें ये विड्थ दिखाई दे रही है, ये इसकी लेंथ होगी जो इसके अंदर तक जा रही होगी। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, या फिर इसको ऐसे देख लो, ये मैंने तुम्हें ये दिखाया है अभी, ये दिखाया है मैंने तुम्हें अभी, तो इसकी विड्थ दिखाई है, अंदर कितनी लंबी है वो एल के बराबर है। तो जब चलता है तो ये ऐसे चलता है, ये पूरी ब्लेड चलती, तो ये पूरी ब्लेड चलती, तो ये पूरी ब्लेड जो है, ये पूरी ब्लेड जो है ये ऐसे घूमती है और यही पूरे लिक्विड को घुमाती है, मिक्सिंग कराती है। तो ये जब मिक्सिंग कराती है तो इस ब्लेड के ऊपर यहां पर क्या लगता है? ड्रैग फोर्स लगता है। क्या लगता है? ड्रैग फोर्स लगता है। ड्रैग फोर्स लगता है। तो यहां पर आपको यह जानने की जरूरत है कि आपके पास यहां पर जो पावर मिलेगा आपको, वो पावर कैसे कैलकुलेट, सॉरी, जो आपके पास इंटेंसिटी ऑफ मिक्सिंग है वो कैलकुलेट कैसे करोगे? G is referred as under root of power upon dynamic viscosity into वॉल्यूम ऑफ द टैंक। अब आपको यह ध्यान देना है कि आपका जो पावर होगा, ये पावर होता है हमारे पास ड्रैग फोर्स इंटू वेलोसिटी, एफ ड्रैग इंटू आपके पास वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? तो रिलेटिव वेलोसिटी, वी आर के बराबर, डिवाइडेड बाय डायनामिक विस्कोसिटी इंटू वॉल्यूम। तो टैंक का वॉल्यूम क्या होगा? कितने समय के लिए आपने पानी को वहां रखा और कितनी क्वांटिटी का पानी आप लेकर आ रहे हो। डिजाइन डिस्चार्ज इंटू द डिटेंशन टाइम। आपके पास यहां पर ये जो वेलोसिटी है, ठीक है, इसको जरा देखिएगा आप। ठीक है, आपके पास ये जो पावर इनपुट मिल रहा है, इसमें आपका जो ये ड्रैग फोर्स है, ये ड्रैग फोर्स निकालोगे कैसे? तो ड्रैग फोर्स होता है हमारे पास, फ्लूइड मैकेनिज्म पढ़ते हैं हम, 1/2 CD रो ऑफ वाटर इनटू एरिया ऑफ द ब्लेड्स इनटू रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर। तो जो एरिया है हमारे पास, दिस एरिया इज गोइंग टू बी हमारे पास width into length of blades, जो कि बनेगा n नंबर ऑफ ब्लेड्स इंटू b इंटू एल के बराबर। तो यहां से आप एरिया निकाल सकते हो। एरिया पुट अप कर दोगे,
डेंसिटी ऑफ वाटर पता है, ड्रैग कोएफिशिएंट हमारे पास फ्लो के अकॉर्डिंग पता चलेगा, रिलेटिव वेलोसिटी यहां से निकल कर आ जाएगी हमारे पास। व्हाट इज वी आर? वीपी माइनस वीडब्ल्यू। तो हमारे पास यहां से वी आर आ जाएगी। और कैसे निकालेंगे वी आर को, तो जरा देख लो। आपको नंबर ऑफ रोटेशन पता है, तो नंबर ऑफ रोटेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वी आर कैन नाउ बी रिटन एज व्हाट? वी आर, पहले तो ओमेगा लिख लो यहां से, ओमेगा वुड कम आउट टू बी एज, ओमेगा कितना आ जाएगा यहां से हमारे पास, ओमेगा आ जाएगा 2 पाई n बाय 60 के बराबर। और हमारे पास हमारा वी आर कितना हो जाएगा? वी आर वुड कम आउट टू बी एज वी आर इज इक्वल्स टू हमारे पास ओमेगा, ओमेगा इंटू हमारे पास जो डिस्टेंस है ये ओमेगा आर के बराबर हमारा वी आर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहां से हमारा वी आर निकल कर आ जाएगा। जो पुटअप कर देंगे सारी चीजें पता चल जाएगी, हमारे पास हमारा जो है वो इंटेंसिटी ऑफ मिक्सिंग निकल कर आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे कोएगुलेशन टैंक के अंदर हमारा पावर इनपुट इतना होना चाहिए कि वो 1 से 3 वॉट पर आवर पर मीटर क्यूब के बराबर तक आए। जो वेलोसिटी है वो ऐसी होनी चाहिए कि हमारे पास जब यहां से टेंजेंशियल वेलोसिटी देखी जाए, हमारे पास एट द टिप ऑफ द ब्लेड वो कितनी होनी चाहिए? 3 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा या उससे बराबर तक होनी चाहिए। जो पेडल्स है हमारे पास, ये पेडल्स का एरिया जो है वो 10 से 25% ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द टैंक के बराबर होना चाहिए। तो ये पूरी हमारे पास हमारी टैंक्स की डिजाइनिंग का पूरा पोर्शन है। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से दिखाई देगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, रो वाटर है, फ्लैश मिक्सिंग में हम पानी में हमारा कोएगुलेंट डाल देंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, मिक्सिंग की इंटेंसिटी कम करते चले जाएंगे, आखिर में सेडिमेंटेशन वाले पार्ट में पार्टिकल को नीचे बिठा लिया जाएगा। तो ये एक हमारे पास जो है वो समझा जा सकता है हमारे पूरे के पूरे फ्लो चार्ट को। ठीक है, चलिए, तो ये थी आज की हमारी पूरी की पूरी हमारे कोएगुलेशन और फ्लोकुलेशन से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। कहीं पे कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पुटअप करिएगा। और अगर आप लोग अपने एसएससी की प्रिपरेशन इफेक्टिव वे में करना चाहते हैं तो सार्थक बैच को एनरोल कर सकते हैं, जो कि एईसी प्लस पर लाइव चल रहा है। अगर इंडिया में कोई भी स्टेट एई और जेईई एग्जाम आपका फोकस है तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर की लाइव क्लासेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इन दिस विजय बैच, जहां पर हम ऑल ओवर इंडिया जितनी भी जेईई और एई की उसको फोकस करके आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन इनमें से कोई भी वीक है तो आप नॉन टेक के महापेक को एनरोल करके अपने सभी सब्जेक्ट को बहुत बढ़िया तरीके से कवर अप कर सकते हो। प्रिपरेशन ऑलरेडी रनिंग है या पहले कर चुके हो, टेस्ट सीरीज की अगर रिक्वायरमेंट है, इन टेस्ट सीरीज को एनरोल करके आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच एवरी वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन अप टिल हियर। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।